ये सब प्रेजेंटेशंस में शेयर कर आपके सब स्लाइड पर। हाँ जी, नमस्कार। शुरू किया जाए। तो मूल्य कौन से हैं क्योंकि चर्चा में आएगा वो आपको मैं इनकी लिस्ट बाहर बोर्डों पे भी लगी हुई है, कोई देखना चाहे तो अंग्रेजी में ठीक से चल नहीं रहा पर इतना आइडिया लग जाएगा। ये ऐसे इस विधि से सूर्य के साथ सारे ग्रह चलते रहते हैं। सूर्य आगे बढ़ता है जी। आपको क्या लगता है आकाश में एक जगह रखा हुआ है? सूर्य आगे बढ़ रहा है और ग्रह उसके साथ चल रहे हैं। गैलेक्सी मूव कर रहे हैं। गैलेक्सी नहीं, सूर्य जो है गैलेक्सी के केंद्र के आसपास चलता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ गैलेक्सीज भी ऐसे ही मूव। हाँ, गैलेक्सीज भी ऐसे ही चलती हैं। ठीक है। ये पता था। अब क्या लगता है ये जो मोशन देखा हमने, सूर्य चल रहा है और ग्रह मौलिक का है क्या पहचानना निर्वाह करना? हाँ, यही सबसे मौलिक क्रिया है और यही मानव को भी करना है। हाँ, मानव के अंदर करने के लिए जानना मानना आवश्यक है। बिना जाने माने मतलब मानव में पहचानना जो है वो या तो मानने के आधार पर प्रयास कर सकता है पर वो मानने के आधार पर पूरा नहीं हो पाता। तो जान के मान के जब पहचानता है तब पूरा पड़ता है। और इसका कारण क्या है कि हर एक पहचान पाता है और निर्वाह भी कर पाता है। तो वो जब हम आगे की चलते भीगा डूबा गिरा की बात अभी करेंगे थोड़ी देर में, उसमें स्पष्ट होगा। तो अब प्रकृति में व्यवस्था सहअस्तित्वदर्शी है ना? अभी तक हमने उसका कुछ भाग कर लिया है। तो अब मूल की जो बात है उसकी कि अस्तित्व सहअस्तित्व में से के लिए व्यवस्था है। अस्तित्व सहअस्तित्व में व्यवस्था है, अस्तित्व सहअस्तित्व से व्यवस्था है, अस्तित्व सहअस्तित्व के लिए व्यवस्था है। में से के लिए का मैंने बताया था आपको। में से आशय होता है कारण का, से प्रक्रिया का और के लिए उपलब्धि या उद्देश्य। यही लाइन समझने की है। एक या ये जो मैंने उस दिन आपको दूसरी लिखवाई थी कि स्थिति पूर्ण सत्ता में गर्भित स्थितिशील प्रकृतिवाद, वो भी इसमें आगे आ चुकी है। तो इसमें जो 3-4 शब्द आ रहे हैं, पहला शब्द है अस्तित्व। अस्तित्व का अर्थ है जो है उससे। तो क्या क्या है ना? तो आप लोगों के साथ कुछ चर्चा हो चुकी है पहले। तो हमारे को जो इंद्रिय गोचर विधि से जो कुछ इकाइयां दी है ना, उन सब अनंत इकाइयों के समूह को हमने बात की थी, उसका नाम प्रकृति। तो एक एक रूप में बहुत सारी चीजें दी और फिर वो एक एक इकाइयां जो हैं उनके बीच में खाली स्थली दिखती है ना, इसको शून्य बोलते हैं। वो शून्य को व्यापक नाम भी दिया है, सत्ता नाम भी दिया है। तो प्रकृति है और व्यापक वस्तु या शून्य।
तो दोनों अविभाज्य हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये साथ में ही देखना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं, बिना खाली स्थली के केवल इकाइयों को कल्पना में लाओ, खाली स्थली में लाओ, यह संभव है? नहीं। ऐसे ही खाली स्थली को कल्पना में लाओ बिना इकाइयों के, तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब भी इसको सोचेंगे दोनों के दोनों साथ साथ ही आएंगे, ठीक है? ये दोनों साथ हैं और साथ में ही पहचान में आते हैं। तो अविभाज्य में जो पहली एक वस्तु है उसका नाम शून्य, जिसको असीम व्यापक सत्ता है ना, इसको व्यापक वस्तु कहते हैं। तो अंतरिक्ष कहते हैं। अनंत इकाइयां, ये बात हमारी हो गई। दूसरी इंटरेस्टिंग बात है, ये दोनों वस्तु जो है ये अविनाशी। अविनाशी का मतलब यानी ये कभी खत्म नहीं होती है, इनका होना कभी खत्म नहीं होता है। तो प्रकृति की इकाइयां भी सदा सदा बनी रहती और शून्य भी सदा सदा बना रहता है। मेरा एक्चुअली वो क्वेश्चन था, आपने बोला कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे खाली एरिया है एंड इकाई नहीं है, तो वो अंतरिक्ष है। ऐसा मैंने को बोला? क्या पूछना चाहते हो बताओ। मतलब ऐसी जगह तो है जहाँ पे इकाइयाँ नहीं है बट व्यापक है। हाँ, तो अभी हम उसको बताते हैं, उसका देखिए। तो व्यापक तो हर जगह पर है, व्यापक वस्तु। व्यापक वस्तु ना हो ऐसी कोई स्थली नहीं। इकाई का मतलब ही होता है सीमित वस्तु। तो सीमित वस्तु यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो कुछ कुछ दूरी पे उसके बीच में खाली जगह है। इस बात अभी मैं जो बोल रहा था कि इकाई और ये व्यापक वस्तु साथ में ही हमारे को पहचानते हैं। तो शून्य भी अविनाशी है और व्यापक भी अविनाशी है, ठीक है? यानी ये कभी खत्म नहीं होते और साथ में फिर से जुड़ जाते हैं, कभी पैदा भी नहीं। तो इनका ना तो कोई शुरू है ना इनका कोई अंत है, ना ये पैदा होते हैं ना ये मरते हैं, ये सदा। दूसरी बात इसके अंदर है कि जो ये जो व्यापक वस्तु है ना, ये टुकड़े टुकड़े रूप में नहीं, ये एक ही वस्तु सब जगह फैली है। इसी बात को बोला है कि अखंड है। और ये सदा सदा है, यानी ये नित्य है। नित्य का अर्थ होता है जो सदा सदा बनी रहे। प्रकृति जो है ये भी शाश्वत है। हम नित्य और शाश्वत जो इधर दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका मोटा मोटा आशय है कि सदा सदा बने रहते हैं। नित्य के अंदर एक क्वालिटी और है कि वो बिना परिवर्तित हुए सदा सदा बना रहता है। तो शून्य में कोई परिवर्तन नहीं होता और वैसा का वैसा सदा सदा बना रहता है। इसको बोल रहे हैं शाश्वत जैसा है जी, जैसा तब था वैसा ही है। हाँ, कि शाश्वत जिसको आपने कहा है कि होने के स्वरूप से वो अविनाशी है, हाँ, लेकिन परिवर्तनशील है। हाँ, यही कहना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है, थैंक यू। अब ये दोनों जो वस्तुएं हैं ये साथ साथ में हैं और ये एक संबंध में, वो संबंध का नाम ही हम सहअस्तित्व कहते हैं, ठीक है? अब ये जो सहअस्तित्व है इसको हमने बहुत मंडल से ब्रह्मांड ऐसे पूरा देखा है। फिर तात्विक परिभाषा है? वो क्या है? सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति संपूर्ण वस्तु। ये जो तात्विक परिभाषा है ये सत्ता और प्रकृति के सहअस्तित्व की बात है। इससे पहले की जो दो परिभाषाएं हैं ये इकाई इकाई के सहअस्तित्व की बात है, ठीक है? ये फॉन्ट साइज बड़ी हो सकती है। फॉन्ट साइज बड़ा करना है इसका। तो सभी इकाइयों में सह अस्तित्व प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति क्यों है?
क्योंकि सभी इकाइयां व्यापक के साथ सहअस्तित्व में, सत्ता में संपृक्त हैं, सत्ता में भीगी डूबी गिरी। इस बात को इसमें सत्ता, ये जड़ चैतन्य प्रकृति सत्ता में संपृक्त है, इस बात में ये बात आती है। इसके हम और डिटेल देगा, ठीक है। तो ये जो सहअस्तित्व है, ये दो दृष्टि से हम देख रहे हैं, एक इकाई के बीच का सहअस्तित्व और एक सत्ता में संपृक्त प्रकृति का सहअस्तित्व, है ना। ये ध्यान रखना है हमारे जो जिसका दर्शन होता है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ये सारा का सारा इकाई का सहअस्तित्व है। फिर इसका कारण का, जब इसके मूल का हम शोध करते हैं, तो ज्ञान किसका होता है? सत्ता में संपृक्त प्रकृति। ये बात समझते हैं, ज्ञान सत्ता में संपृक्त प्रकृति का होता है, और दर्शन जो है हमारे को इकाई के सहअस्तित्व का नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य के रूप में होता है, ऐसा। फिर उसमें व्यवस्था के ऊपर जो बात है, व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो व्यवस्था ही पहचानना और निर्वाह करना ही व्यवस्था का मूल सूत्र है। हाँ जी, जो मेरे दर्शन जो करते हैं, अब आवाज नहीं है। हाँ, जो दर्शन जो होता है, दर्शन करते उसका कैसे विजुअलाइज करें, कैसे उसको? देखिए, मानव में दर्शन क्षमता है। दर्शन क्षमता के लिए हमारे पास दो योग्यताएं, एक इंद्रिय गोचर, एक ज्ञान गोचर। जब तक हम स्वयं को शरीर मानते हैं, हम केवल इंद्रिय गोचर विधि से दर्शन करने का प्रयास करते हैं, जिसमें आंशिक दर्शन होता है। हमारे को रूप का कुछ भाग और गुण का कुछ भाग देखने को आता है, आज भी देखते हैं। ज्ञान गोचर विधि से जब हम देखना शुरू करते हैं, तो उसमें गुण का शेष भाग, रूप का शेष भाग और स्वभाव और धर्म, ये पूरा का पूरा, यानी पूरा रूप, गुण, स्वभाव, धर्म इकाइयों का पूरा स्पष्ट होना शुरू हो जाता है। साथ में व्यापक के होने का भी ज्ञान होता है उसमें। तो ये अध्ययन पूर्वक ही हमारे के अंदर ये जो ज्ञान गोचर विधि है, ये इसको हम अभ्यास करके फिर इसको इसमें जागृत हो, हमें न्याय प्रमाणित होना शुरू होगा। आपके परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना शुरू करोगे, है ना। तो ये सब प्रमाणों से आपको व्यवस्था में जीने होने की पुष्टि मिलेगी, है ना। इसका मूल्यांकन करके आपको एक कंफर्म होगा, हाँ मेरे को ज्ञान हो गया है, ज्ञान तो हो ही गया था और अब उसका प्रमाण भी हो गया। जो हम बात कर रहे थे क्रिया पूर्णता और फिर आचरण पूर्णता के क्रम में प्रमाणित होने की पूरी बात, इस विधि से उसको कंफर्म है, इसमें कोई शंका नहीं होती किसी। हाँ, तो इसमें क्या ये क्षणिक मोमेंटरी होगा और पॉज होगा, या फिर ये धीरे धीरे ट्यून होते ये क्रियाएं जो है ना जागृत हो जाता है। इसका मतलब क्या है? बाबा जी से हम एक बार पूछे थे, तो बोलते तुम्हारी आंख बंद है, खुल के जो दिखता है जैसा वैसा दिख जाएगा, जो भाग अभी नहीं दिख रहा वो दिखना शुरू हो जाएगा और वो दिखता रहेगा। फिर उनसे पूछे, जो आपका दीवार हमको दिखती है, हमें तो ये पत्थर जैसा दिखती है, बोलते हैं हमको छन्नी जैसा दिखती है, व्यापक के अंदर इकाइयां नहीं, ऐसा बोलते हैं, हमेशा ये दिखता है बोलते। हाँ जी, हाँ, ये पारगामी होने के कारण ऐसा होता है। कैसा? व्यापक का एक गुण है पारगामी। हाँ, अभी करते हैं उसकी बात, उस पर आएंगे तो बात करते हैं। तो अभी हम व्यवस्था की बात कर रहे थे कि हमने पहला सूत्र लिखा, अस्तित्व से अस्तित्व में से के लिए व्यवस्था है। अस्तित्व की थोड़ी सी बात की, से अस्तित्व की थोड़ी सी बात की, अब व्यवस्था की बात कर रहे थे। तो व्यवस्था के जो मूल में बात है वो पहचानना, निर्वाह करना है ना। और फिर व्यवस्था के बारे में हमने बात कर ही ली थी कि नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक होना व रहना, है ना। नियम, नियंत्रण, संतुलन मानवीय प्रकृति के लिए चलता है, और जो मानव संसार में न्याय, धर्म, सत्य। और व्यवस्था का एक और है, निश्चित प्रयोजन, गठन, आचरण, भागीदारी में से के लिए व्यवस्था है। और ये व्यवस्था का जो स्थूल स्वरूप हम देखते हैं वो चार अवस्था, चार पदों के रूप में देखते हैं।
ये इतनी व्यवस्था के संदर्भ में बात है। ये जो अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में है और ये सह अस्तित्व हमारे को व्यवस्था के रूप में मिलता है और व्यवस्था के जो लक्षण हैं उनको यहाँ बताया है। तो सबसे मूल जो उसका वो है वह पहचानना, निर्वाह करना। फिर और अध्ययन करते हैं तो हमें उसमें नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य देखने को मिलता है। उसमें निश्चित प्रयोजन, निश्चित गठन, निश्चित आचरण, इस रूप में हमारे को व्यवस्था देखने को मिलती है। चार अवस्था और चार पद के रूप में व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है? हाँ जी। एक सवाल थोड़ा इनके सवाल से थोड़ा यही है कि चौथे चैप्टर में पहला शब्द है विश्राम। हाँ। अभी विश्राम जैसे बोला हुआ है कि जिसमें समाधान हो, कोई श्रम ना हो, तो ये श्रम ना हो, ये क्या क्या कहना क्या चाहता है? तो श्रम का अर्थ समझना पड़ेगा। श्रम का अर्थ स्पष्ट होगा तो विश्राम स्पष्ट होगा। तो हम इस बात पर जब श्रम गति परिणाम करेंगे तब कर। तो ये वाले सूत्र पे हमारी कल चर्चा हो गई थी कि सहस्तित्व परम सत्य है, नित्य शाश्वत वर्तमान है ना? और स्थितिपूर्ण सत्ता में गर्भित स्थितिशील प्रकृति पूर्णता को प्रमाणित करने के अर्थ में निरंतर क्रियाशील एवं विकासशील। इस सहस्तित्व का कोर है, इसी को हमने पूरे को समझना। गर्भित होने का मतलब ये जो स्थितिशील प्रकृति है ये स्थितिपूर्ण सत्ता में गर्भित है, यानी इसमें समाई हुई है। जो चीज जिसमें समाई होती है उसमें प्रभावित रहती है। स्थितिपूर्ण सत्ता स्वयं में पूर्ण है, तो पूर्ण में समाये होने से स्थितिशील प्रकृति पूर्णता को प्रमाणित करने के प्रभाव में। जब हम सत्ता और प्रकृति की बात कर रहे थे तो इसमें एक और जो पॉइंट नोट करने का है कि जो सत्ता है वो कभी प्रकृति नहीं बनती और प्रकृति जो है वो कभी सत्ता नहीं बनती। इंटरचेंजेबल भी नहीं। स्पेस मैटर नहीं बनता, मैटर स्पेस नहीं बनता। स्पेस स्पेस ही रहेगा, मैटर मैटर ही रहेगा। ठीक। अब आते हैं संपृक्तता। तो संपृक्तता का अर्थ है, संपृक्तता एक वर्ड है किस चीज के लिए? भीगा डूबा घिरा होने के लिए। तो सत्ता में प्रकृति भीगी है, डूबी है, घिरी। तो उसके कण कण के आर पार है। ठीक है? क्या चीज किसके आर पार है? व्यापक सत्ता प्रकृति के कण कण के आर पार। हाँ जी, भीगा का है। या दूसरी भाषा में बोले तो व्यापक सत्ता इकाई के कण कण को प्राप्त है। यानी आप कितना भी छोटा टुकड़ा ले लीजिए, उसका कितना भी छोटा टुकड़ा कर लीजिए, उसके आर पार है व्यापक सत्ता। आप परमाणु ले लीजिए, अणु ले लीजिए, परमाणु ले लीजिए, परमाणु अंश ले लीजिए, परमाणु अंश जिन टुकड़ों से बने हैं, और बोल लो, कुछ भी बोल लो, उन सबसे सूक्ष्म है और उसके आर पार है। जो चीज जिससे सूक्ष्म होती है उसके आर पार चले जाती है। इसको स्थूल स्तर के एक स्कूल एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग। आप लोगों ने कभी घर में आटा छाना है? तो जब छलनी में हम छानते हैं तो आटा तो छलनी के छेदों से ज्यादा सूक्ष्म होता है, उसके पार चले जाता है, और उसमें जो कचरा होता है वो ऊपर रह जाता है। तो कौन सी चीज दूसरी चीज के पार जाती है? जो ज्यादा सूक्ष्म होती है। पानी जैसे कपड़े से सूक्ष्म होता है, उसके पार चले जाता है। तो व्यापक वस्तु किसी भी पदार्थ के, किसी भी आकार के, किसी भी घनत्व की वस्तु हो, उसके आर पार है।
यानी उससे सूक्ष्म। सबसे सूक्ष्म वस्तु अस्तित्व में व्यापक वस्तु है। इसी संदर्भ में आत्मा, जो कि मध्यांश का नाम है जीवन के, उससे सूक्ष्म होने के कारण उसका नाम परमात्मा है। मतलब जो इकाई है, परमाणु अंशों के भी आर पार है, जीवन भी एक परमाणु है। जीवन का जो मध्यांश है इसका नाम है आत्मा, एक ही अंश है, हमने बात की थी कल। वो भी व्यापक सत्ता में भी गया, यानी व्यापक सत्ता उसके भी आर पार है, यानी उससे भी सूक्ष्म। हाँ जी, तो यहाँ पे परमात्मा को कैसे परिभाषित किया कि आत्मा से भी सूक्ष्म होने से व्यापक को परमात्मा समझा। ठीक है। अब ये भीगे होने से क्या फर्क पड़ता है? तो जो व्यापक सत्ता ही मूल ऊर्जा है। अब पहले इस पे बात कर लेते हैं, ये ऊर्जा कैसी और किस प्रकार की ऊर्जा। जब तक ये स्पष्ट नहीं होता है तो हम इसके लेन देन की बात करते हैं। इसका कोई लेन देन नहीं है। क्यों नहीं है लेन देन? व्यापक हर स्थान पर है। लेन देन उसका होता है जो चीज हर स्थान पर नहीं होती है ना। जैसे मेरे को ये ग्लास उठाना है, ये उधर है और मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं इसको ले सकता हूं, है ना। किसी भी चीज की जो मूवमेंट है वो कब होती है? जहां पर है और जहां पे नहीं है। जहां है जहां नहीं है वहां पे जाती है, इसको मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि वो सब स्थान पर है। कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहां पे वो ना हो। ये समझने की बात है। जैसे हवा भी है हमारे आसपास, इसके अंदर हाथ चलाओ तो हम हवा को धकेलते हैं, है ना। ज्यादा तेज चलाओगे तो हवा लगेगी, क्योंकि हाथ से धकेली जाती। व्यापक सत्ता को नहीं धकेलते, वो हाथ के बाहर भी वैसे ही है जैसे हाथ के आर पार, हर जगह। उसको प्रकृति की किसी भी क्रिया से कोई प्रभावित नहीं होती है। माइक आपके सामने। इस जगह पे अभी जो व्यापक है वो हमेशा से यहीं पर है, वो यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। इस जगह पे नहीं, सब जगह। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर एक छोटा यूनिट हो, उसमें यूनिट नहीं है इसमें, यही समझने की बात है। कोई यूनिट नहीं, क्योंकि यूनिट होने के लिए खंड होना पड़ेगा, या अखंड वस्तु असीम है। इसकी असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, बाउंड्री नहीं है, ठीक है। और जिसकी बाउंड्री नहीं होती उसका रूप नहीं होता। आपको ये दिख रहा है? सबको आप दिख रहा है? क्यों? जो दिखना हम कहते हैं किसी चीज का, उसकी बाउंड्री दिखती है। रूप जो है वो बाउंड्री, बाउंड्री जब दिखती है तो रूप दिखता है। तो जब कोई भी चीज दिखती है, जब मैंने इसको हाथ में छुपा लिया तो मेरे हाथ दिखते हैं, यानी व्यापक के साथ इसकी जो बाउंड्री है वो दिख रही है। व्यापक में इस इकाई की बाउंड्री दिखती है, तो हमें व्यापक में ही इकाइयां दिखती हैं। तो जिसकी सीमा नहीं है उसकी बाउंड्री नहीं है, यानी असीम भी है अरूप भी है। ठीक है। और हर स्थान पे होने को बोला व्यापक होना, व्यापक होना। कोई भी स्थान उससे खाली नहीं, सब जगह पर। तो असीम है, अरूप है और व्यापक है। फिर इसके साथ साथ वो पारदर्शी है। पारदर्शी होने का क्या अर्थ है कि हाँ, वो अंग्रेजी है उसकी। एक इकाई और दो इकाई के बीच में जो व्यापक है ना, वो पारदर्शी है। इसलिए एक इकाई का रूप गुण स्वभाव था, दूसरी इकाई पहचान पाती।
ट्रांसपेरेंसी जो है केवल रूप के अर्थ में होती है। यहाँ पे बोल रहे हैं रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, इन चारों को वो बाधा नहीं पहुंचाता। चारों के चारों इसके अर्थ में, मतलब उसके आर पार जा सकते। इससे एक इकाई की पहचान दूसरी इकाई कर सकती है, उसके पूरा रूप, पूरा गुण, पूरा स्वभाव, पूरा धर्म के साथ। इसका नाम है पारदर्शी। और ये जो भीगा होना है यानी उसके आर पार होना है, इसी को बोला पारगामी। ठीक है, तो पारदर्शी है, पारगामी है, व्यापक है, अरूप है, असीम है, ऐसे अनंत बहुत सारे नाम हैं इसके, है ना। जिस गुण की तरफ ध्यान देंगे इस तरीके के उसको हम कर सकते हैं। आपने उसमें देखा होगा व्यवहार दर्शन में, है ना, नियम। फिर ये ऊर्जा, इसको मूल ऊर्जा बोला। मूल ऊर्जा क्यों बोल रहे हैं इसे? अब ये तो समझ में आ गया सब जगह है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा बात को रखता हूँ। देखिए, हम किसी भी इकाई को, धरती को देख लीजिए, परमाणु को देख लीजिए, तो उसमें हमें समझ में आता है वो निरंतर क्रियाशील है। हमने परमाणु को देखा तो पता चला उसमें घूर्णन गति भी है, वर्तुलात्मक गति भी है, कंपनात्मक गति भी है। ये सब क्रियाएं है ना, क्रिया कर रहा है। क्रिया करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ठीक है। और ये परमाणु क्या थोड़ी देर के लिए क्रिया करता है, ये हमेशा ही करता है, सदा सदा करता है, तो निरंतर क्रियाशील। ये समझ में आता है? तो निरंतर क्रियाशीलता के लिए निरंतर ऊर्जा चाहिए, ठीक है। यानी उसको निरंतर ऊर्जा प्राप्त है। अब उसको जो निरंतर ऊर्जा प्राप्त है, वो ऊर्जा इकाई तो अपने में सीमित ही होती है, क्योंकि इकाई है तो सीमित होती है। और निरंतर क्रियाशीलता के लिए जो निरंतर ऊर्जा चाहिए वो सीमित होगी या सीमित होगी? हाँ जी, असीमित। तो इकाई, सीमित इकाई को असीमित ऊर्जा प्राप्त है। तो अगर हम मानते हैं कि इकाई ही स्वयं में ऊर्जा है, तो सीमित इकाई असीमित ऊर्जा का आधार नहीं बन सकती। सीमित इकाई उसको प्राप्त असीमित ऊर्जा जो है उसका आधार नहीं बन सकती, क्योंकि वो सीमित है। बोलते हैं ना E=mc², वो ऊर्जा। तो अगर उस पदार्थ को आप कितना भी छोटा मान लो या कितना भी बड़ा मान लो, आखिर तो सीमित है। वो सारी ऊर्जा जब व्यय हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी, फिर चीजें रुक जानी चाहिए। तो अरबों खरबों वर्षों से चलने वाले अस्तित्व में कोई भी चीज आपको रुकी हुई नहीं मिलती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसको ऊर्जा भी प्राप्त है और निरंतर वैसे ही क्रियाशील है। कोई चीज धीरे नहीं हो रही, कुछ नहीं, सब यथावत चलता है। तो ये जो ऊर्जा है, जो असीमित ऊर्जा उसको प्राप्त है, इसका आधार वो सीमित इकाई नहीं हो सकती। जैसे परमाणु अपने में एक सीमित इकाई है, उसकी क्रियाशीलता की ऊर्जा पदार्थ में से नहीं आ रही उसके, क्योंकि वो तो सीमित ही होती है। अगर पदार्थ, जैसे गाड़ी में हम ईंधन डलवाते हैं, सीमित ही डलता है, थोड़ी दूर चल के रुक जाती है गाड़ी, है ना। अगर, क्योंकि वो ईंधन जो है वो सीमित मात्रा में होता है। इकाई अगर अपने आप में ईंधन है, ये ऊर्जा है, तो वो सीमित ही होगी। तो थोड़ी देर बाद रुक जानी चाहिए, तो हमारा थोड़ी देर में रुके हुए परमाणु करने चाहिए। ऐसा कुछ होता नहीं। सभी परमाणु, सभी ग्रहगोल, सब चीजें निरंतर क्रियाशील है। तो निरंतर क्रियाशीलता के लिए असीमित ऊर्जा चाहिए। असीमित ऊर्जा सीमित इकाई में प्राप्त है, तो सीमित इकाई स्वयं में असीमित ऊर्जा का आधार नहीं हो सकती। तो दूसरी वस्तु क्या है वहां पे? व्यापक। तो व्यापक में होने से वो ऊर्जित है। अब ये भी नहीं कहेंगे कि उसको ऊर्जा मिल रही है, तो उसके अंदर फिर ट्रांसफर की बात आ जाती है, ऐसा नहीं। व्यापक में होने से, व्यापक अपने में ऊर्जा है, इसलिए व्यापक उसमें है, इसलिए इकाई ऊर्जित है। इतनी भाषा बनती है। और ये ऊर्जा का भी कोई मेजरमेंट नहीं है, मूल ऊर्जा का, इसका भी व्यापक कोई
इसकी ऑब्जर्वेशन हम करते हैं इस रूप में कि हमारे को सारी इकाइयां क्रियाशीलता के रूप में मिलती हैं। कोई पूछे कि धरती जो बार बार अपनी धुरी पे घूमती जा रही है, सूर्य का चक्कर काट रही है, परमाणु अपनी धुरी पे घूम रहे हैं, कंपनात्मक गति कर रहे हैं, परमाणु मंच घूर्णन गति कर रहे हैं, वर्तुल गति कर रहे हैं, सब किस आधार पे हो रहा है, किस ऊर्जा के आधार पे? इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करता। तो ये जो ऊर्जा है इस व्यापक में होने से ये ऊर्जित है। अभी इकाई कहीं पे भी चले जाए व्यापक में ही तो हमेशा ही ऊर्जित रही। तो स्थान बदलने से भी नहीं होता, समय बदलने से भी ऊर्जित ही रहती है, स्थान बदलने से भी ऊर्जित रहती है, परिस्थिति बदलने से भी ऊर्जित रहती है। जबकि सीमित इकाई के साथ समय स्थान परिस्थिति के बाद बदलाव होता है, पर इसकी क्रियाशीलता निरंतर क्रियाशीलता वैसे ही निरंतर बनी रहती है। ठीक है, एक छोटा सा तर्क है इस बात को पहचानने के लिए कि जो सबसे मूल क्रियाशीलता है उसके लिए ऊर्जा जो है वो व्यापक ही उस ऊर्जा का आधार है और इकाइयां व्यापक में भीगी हुई हैं, इस कारण से ऊर्जा उससे ऊर्जा ले रही है, ये भाषा नहीं है। व्यापक में कोई ऊर्जा भी नहीं है। व्यापक स्वयं में मूल ऊर्जा है, उस मूल ऊर्जा में इकाइयां स्थित हैं, उस स्थित होने से इकाइयां ऊर्जित हैं, उस स्थिति में होने की वजह से इकाई क्रियाशील है। ये बात हर इकाई स्वयं में ऊर्जित। हाँ, उसको कोई बाहर से स्रोत नहीं चाहिए क्योंकि वो भीगी हुई है तो वो हाँ, सभी इकाइयां भीगी हुई हैं, सभी ऊर्जित हैं। अभी बिग बैंग थ्योरी का क्या कारण है? क्योंकि ये सब की सब क्रियाशीलता कहां से आई? तो बहुत जोर का धमाका हुआ, तब से सब चीजें घूमने लगी। वो बाहर से बताने जाओगे आपको ऐसे ही किसी मॉडल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊर्जित होने की बात समझ में आती है, ऊर्जा संपन्नता। अब इस ऊर्जा संपन्नता का स्वरूप बल संपन्नता के रूप में है और जो सबसे मूल स्तर पे बल संपन्नता देखने को मिलती है वो है चुंबकीय बल संपन्नता। तो हर इकाई अपने चुंबकीय बल के साथ तात्विक स्तर पे जब भी इकाई को देखते हैं, परमाणु को देखेंगे, परमाणु अंश को देखेंगे, तो वो हमेशा चुंबकीय बल के साथ है। यानी वो इकाई जो भी है उसके आसपास एक उसका प्रभाव क्षेत्र बना रहता है जिसके अंदर उसके दो चुंबकीय बल के जो ध्रुव हैं वो बने रहते हैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ ही है। क्या बात होगी राहुल? हर इकाई के एक नहीं। प्रभाव क्षेत्र में माइक मैग्नेटिक फील्ड बनी रहती है। मैं ये नोट्स बना रहा था कि कह रहे हैं पीडीएफ में देखा तो मैं कह रहा था कि वो श्रमगति परिणाम है, वो मेरे को कंठस्थ करता है। अच्छा, ठीक। भैया ऊर्जा और बल में फर्क थोड़ा बताइए। हाँ, क्रियाशीलता के मूल में जो कारण है उसको ऊर्जा कहते हैं, है ना? बल जो है वो जो कार्य करने की जो या क्रिया करने की जो क्षमता है उसको कहते हैं और इसी क्षमता का जब वो प्रयोग करता है तो उसको शक्ति कहते हैं। तो इसके अंदर जो चुंबकीय बल आप लोगों ने हाँ ये इसका मैंने म्यूट कर दिया बोलता है जो बल संपन्नता जो है ना, चुंबकीय बल संपन्नता, वो इकाई के अंदर व्यापक में भीगे होने के कारण एकदम मौलिक स्तर पे अगर हम देखेंगे, तात्विक स्तर पे देखेंगे, परमाणु के या परमाणु अंश के, वे सभी इकाइयां चुंबकीय बल संपन्न। विज्ञान के अंदर चुंबकीयता को बताया गया है तो एक रिजल्टेंट इफेक्ट बताया गया। किसका? वो मानते हैं कि उधर जो विद्युत प्रभाव है वो मौलिक है
इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फंडामेंटल है और चार्ज के जो इंटरएक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं, ऐसा मानता है। बल अनेकों प्रकार के होते हैं, उनमें से एक है चुंबकीय बल। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसकी चीजों की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात जो कर रहे हो मैग्नेटो इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि भीगा होने की वजह से ऊर्जा या किसी भी तरीके का बल संपन्नता अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रो फील्ड, ये तीनों का कारण भीगा होना है। ठीक है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस ठीक है, इतनी सी बात। तो भैया हाँ इसमें जो चुंबकीय बल है उससे वो निश्चित दूरी उससे मेंटेन। बिल्कुल, ये निश्चित दूरी है, इसलिए पहले मैग्नेटिक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड्स होने की वजह से उनकी इंटरेक्शन के अपने आप कुछ सिद्धांत नहीं बन जाते, मतलब उनकी एक विन्यास बनता है, वही दूरी के रूप में काम करता है। मैग्नेटिक है फिर इलेक्ट्रो। मूवमेंट से इलेक्ट्रिक पैदा, दो मैग्नेट्स को आपस में मूव कराओगे तो करंट पैदा हो जाएगा, है ना। करंट वहां से, वो ताप विद्युत ध्वनि की बात जब की थी वो बात हुई थी। तो जो नाभिकीय जो हैं परमाणु में अंश, उनका जो चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र है उसके साथ जो परिवेशीय अंश है उनका जो चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र है, इन सबकी इंटरएक्शन से वो ताप विद्युत ध्वनि नहीं प्रसरित होता है। तो भीगे होना से इकाई ऊर्जा संपन्न है, बल संपन्न है और चुंबकीय बल संपन्न है। फिर डूबा होना, डूबा होने को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, ताप ध्वनि और विद्युत। माइक से बोलो ना, माइक से। ये जितने परमाणु अंश है ये ताप ध्वनि और विद्युत की वजह से फोर्स नहीं प्रोड्यूस करते। ये फोर्स की वजह से ताप ध्वनि विद्युत का फोर्स किसे कह रहा है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अलग चीज है, फोर्स अलग चीज है। ठीक है, तो क्या है, चुंबकीय बल एक प्रभाव क्षेत्र के रूप में है। उसमें जब दूसरी इकाई अपने चुंबकीय बल के साथ क्रिया करती है तो इन दोनों की इंटरएक्शन से, इन दोनों इकाइयों की इंटरएक्शन से वहां पे ताप, विद्युत व ध्वनि के रूप में ये कार्य ऊर्जा की निष्पत्ति होती है। जैसे आप इंडक्शन कुकर के अंदर, मैंने कल उदाहरण दिया था, चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र को कम ज्यादा करो। जब दो चुंबकीय क्षेत्र आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन है वहां पे वो कम ज्यादा हो रहा है, इससे ताप पैदा होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे जनरेटर के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप घुमाते हो, उससे बिजली पैदा हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह घूमता भी, तो इसमें विद्युत आ जाता है। इसी तरीके से जैसे स्पीकर में आपकी जो साउंड आता है वो मैग्नेटिक उससे साउंड के अंदर कन्वर्ट होता है, वैसे उधर भी साउंड आता है। तीनों इस विधि से पैदा होता है। ठीक है, मूल ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त, मूल ऊर्जा प्राप्त होने से क्रियाशील है, क्रियाशील से उनका अपना एक विन्यास बन गया, साथ में सहस्त्र प्रवृत्ति है, साथ आते हैं, अच्छी निश्चित दूरी में घूमते हैं। इस प्रक्रिया से उसके अंदर ये तीन कार्य ऊर्जा बन जाती है। हर परमाणु में से निश्चित अनुपात में कार्य ऊर्जा देखने को मिलती है। बल संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता की बल संपन्न, बल अनेकों प्रकार से है ना। जैसे जीवन में मनोबल होता है, वृत्ति बल होता है, चित्त का बल होता है, बुद्धि का बल होता है, आत्मा का बल होता है। ये भी व्यापक में भीगे होने से होता है। जड़ संसार के अंदर चुंबकीय बल भी होता है, उसकी बात हो रही है। जड़ में चुंबकीय बल और बल और भी बल है उसमें,
गुरुत्वाकर्षण बल की बात भी करते हैं वो, है ना। तो और भी 3-4 बलों की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं भी चुंबकीय बल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, मौलिक है सबसे। तो अब डूबा होना, तो जो व्यापक तो हर स्थान पे है, तो डूबा होने का अर्थ क्या है? तो ये जो मेरे को स्पष्ट हुआ जब मैं इस कुछ पूछना चाहता, तो गुरुत्वाकर्षण और जैसे विद्युत बल है, तो विद्युत बल चुंबकीय बल संपन्नता तो अंश के लेवल पे स्वयं में हो जाता है, लेकिन जैसे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो दो अंशों की परस्परता में ही है, ऐसा रहेगा, वो स्वयं में नहीं है। वो भी चुंबकीयता के आधार पे ही है, कल ही तो बात की थी। भार जो है वो आकर्षण से है, और परमाणु के स्तर पे आकर्षण का आधार चुंबकीय बल ही तो है। और बहुत सारी मात्रा इकट्ठी हो गई तो उस सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है उस बल के रूप में, उसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हाँ, तो ये जो शब्द है डूबा गिरा है ना, भीगा, इनके ना भावनात्मक अर्थ भी दर्शन में अध्ययन करते वक्त जब हम जड़ संसार की बात कर रहे हैं तब जड़ जो उपमाएं हैं ये सब थोड़ा मदद करती है, लेकिन जब जीवन की बात कर रहे हैं या व्यापक की बात कर रहे हैं तो जड़ उपमाओं से इसको समझना मुश्किल हो जाता है, संभव नहीं हो पाता। तो इसके लिए ना भावनात्मक भाषा की फिर जरूरत पड़ती है। तो डूबा होने का अर्थ क्या है, तो उसको समझने के लिए आप कभी किसी चीज में डूबे हैं, जैसे संगीत में डूबे हैं, किसी पुस्तक में डूबे हैं। जब हम किसी चीज में डूबते हैं, भक्ति में डूबे हो, है ना, तो क्या होता है, उसमें मग्न हो जाता, यानी जिस चीज में डूबे हैं उससे पूर्ण प्रभावित हो जाते। ये समझ में आता है, जिसमें डूबे हैं उससे पूर्ण प्रभावित हो जाते, उसके प्रभाव को पूर्णतः स्वीकार लेते हैं। उसका कैसे पता चलता है, हमारी सभी क्रियाओं में वो प्रभाव दिखने लगता है। काम करते हुए गुनगुना रहे हैं, अगर संगीत में डूबे हैं तो, भक्ति में डूबे हैं तो भजन गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ स्मरण कर रहे हैं, तो हमारी क्रियाशीलता में उसका प्रभाव का होना दिखने लगता है। ठीक है, तो जो प्रकृति है वो व्यापक में डूबी, तो व्यापक में जो डूबी है ये प्रकृति, इससे ये क्रियाशील है। क्या क्रियाशील है इसके अंदर, तो ये पूर्णता को प्रमाणित करने के अर्थ में क्रियाशील है। व्यापक पूर्ण वस्तु है, पूर्ण में डूबी हुई है, जो हमने बोला था गर्भित है, समाई हुई। तो समाने का भी वही अर्थ होता है, डूबने का भी वही अर्थ होता है ना, गर्भित होने का भी वही अर्थ है। तो जब पूर्ण में गर्भित है तो उसमें पूर्ण में होने से क्या प्रभाव उसमें आ गया, पूर्णता को प्रमाणित करने का। ये लक्ष्य उसके अंदर स्थापित है। व्यापक में होने से, व्यापक में डूबे होने से, व्यापक पूर्ण है तो पूर्ण में डूबे होने से ये जो स्थितिशील प्रकृति है इसमें पूर्णता का लक्ष्य स्थापित। व्यापक ने स्थापित नहीं किया उसको, व्यापक तो अपने आप में मूल प्रभाव के रूप में यथावत बना हुआ है, इकाई ने इस प्रभाव को स्वीकारा, प्रकृति ने इस प्रभाव को स्वीकार करके पूर्ण में होने से पूर्णता को प्रमाणित करने के लिए प्रेरित है। यह है डूबे होने का, यानी उसका मूल में ही है वो चीज। जी, मूल में ही, कण कण के अंदर ये है कि पूर्णता प्रमाणित होनी है, उसमें भागीदार होना है। तो जो भी चेष्टा है वो पूर्णता के अर्थ में। इसको समराइज करके भैया अगर डेफिनेशन देंगे कहाँ से? सामने से, हाँ,
डूबा होने को अगर समराइज करके डेफिनेशन दी जाए हाँ, तो वो क्या होगी? क्या डेफिनेशन में समझाने हैं? जैसे आपने अलग अलग एग्जाम्पल देके बताया हाँ। कि इमोशनल लेवल पे हम किसी चीज़ में डूबते हैं, हाँ, जब उस चीज़ में डूबते हैं, संगीत में डूबना, भक्ति में डूबना या किसी भी चीज़ में हाँ, डूबना, हाँ, तो वो चीज़ समझ जाएगी, मतलब समाई हुई है, प्रॉपरली उसमें डूब गई। हाँ, और गर्भित होना मतलब समाया हुआ होना, वही बात। और पूर्णता को प्रमाणित करती है। तो पूर्णता को प्रमाणित करने की वजह से उसमें होने मात्र से गर्भित है। नहीं, उल्टा। तो व्यापक वस्तु हर स्थान पर है, इकाइयां व्यापक में भीगी डूबी खेली। तो जो डूबे का आशय है, वो क्या आशय है कि व्यापक वस्तु अपने प्रभाव है ना, सत्ता ही अस्तित्व में मूल प्रभाव के रूप में स्थापित है। अब इस प्रभाव, ये किस चीज का प्रभाव है? पूर्ण वस्तु है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, अपरिणाम। इस पूर्ण वस्तु में होने भर से ये जो इकाई है, इस प्रभाव में होने से उसमें प्रेरणा होती है, जिसको हमने प्राणमय कोश के रूप में भी बात की। क्या प्रेरणा है? कि पूर्णता प्रमाणित होना, यानी पूर्णता प्रमाणित होने का लक्ष्य उसमें स्थापित हो, एक एक इकाई हर स्तर पे। जो इसमें मतलब हर इकाई में पूर्णता को प्रमाणित करने का जो मूल प्रभाव है वो डूबा होने की वजह से आया। जी, ये जी, घिरे होने की वजह से ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, और ठीक है, भीगे होने से ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता और हर तरीके का बल उसमें। जी, जी। और इसका परिणाम, डूबे होने का परिणाम क्रियाशीलता है। हाँ, अब लक्ष्य के अर्थ में क्रियाशीलता। देखिए, क्रियाशीलता कोई आवारागर्दी नहीं है, कुछ भी कर लिया ये नहीं। लक्ष्य के अर्थ में क्रिया। एक केवल मानव है जो लक्ष्य विहीन विधि से क्रिया करता है, अब और खुद ही परेशान है। संपूर्ण प्रकृति लक्ष्य के अर्थ में क्रिया कर रही है। मानव को उस लक्ष्य को पहचानना है, पूर्णता को पहचानना है। हमने बात की क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, शेष हमें पहचानना है। अब कैसे वो इंटरकनेक्ट हो रहा है, पूरी बात है ना, पढ़िए। तो डूबे होने से पूर्णता के अर्थ में क्रियाशील, ठीक है। अब ये जो दोनों बातें थी हमने, जो भीगे होने की और डूबे होने की, ये दोनों बातें इकाई और व्यापक के संदर्भ में। अब तीसरा आता है घिरा होना। जैसे आप घिरा होना बोल रहे हैं, तो अब इकाई और उसकी परस्परता, ये संदर्भ दिया। मतलब अब एक इकलौती इकाई नहीं है, इकाई और इकाई की परस्परता में अन्य इकाइयां और उसके बीच में व्यापक, ये वाली बात आ गई। अब मल्टीपल इकाई के संदर्भ में बात है। घिरे में जा रहे हैं, उसके पहले डूबा में सम मध्यस्थ विषम आ जाते बात, वो एक स्तर की पहले बात हो जाए, फिर उसमें नीचे वाले। तो ये जो घिरा होना है, ये इकाई की परस्परता के संदर्भ में बात है। मतलब जब आप घिरा हुआ बोलेंगे, है ना, या घिरे होने से नियंत्रण बोलेंगे, नियंत्रण हमेशा परस्परता की बात है। एक में कोई नियंत्रण की बात नहीं आती, है ना, परस्परता में ही नियंत्रण की बात है। तो इकाई घिरी हुई है, इसका मतलब कि इकाई के चारों ओर व्यापक है, फिर कोई इकाई नहीं। और इसमें नियंत्रण क्या है? नियंत्रण इसमें यह है कि जो इकाई है वो दूसरी इकाई को पहचानती है और निर्वाह करती है। पहचानना, निर्वाह करना ही नियंत्रण है। अब मजेदार बात यह है, ये जो एक इकाई दूसरी इकाई को पहचानती है, निर्वाह करती है, दोनों इकाइयां एक दूसरे को पहचानती हैं, निर्वाह करती हैं, ये दोनों इकाइयां
व्यापक में डूबी हुई है, यानी उन दोनों में पूर्णता का लक्ष्य स्थापित है। तो पूर्णता के अर्थ में एक दूसरे को पहचानती हैं और व्यवहार करती हैं। इसी का नाम है नियंत्रण। किसी और आशय में नहीं पहचानती निर्वाह करती, पूर्णता के अर्थ में। तो सभी इकाइयां सहअस्तित्व प्रवृत्ति के साथ, सभी इकाइयों की परस्परता में सहअस्तित्व भी एक मूल चीज है, ये आधार है। तो हम जो बात कर रहे थे इकाई का सहअस्तित्व और उसके मूल में इकाई जो है व्यापक में सहअस्तित्व में, ये कनेक्शन ऐसे है। तो भीगे होने से ऊर्जित होना, डूबे होने से क्रियाशील होना लक्ष्य के अर्थ में, और घिरे होने से नियंत्रित होना आपस में, ये बात। तो सभी इकाइयों की परस्परता नियंत्रित, क्योंकि सभी इकाइयों की परस्परता में व्यापक वस्तु व्यापक, सब इकाइयां उसमें घिरी। यही तो मूल कारण है, ये सभी चीजों का मूल कारण। तो अब जहां पे भी कोई इकाई है वो ऊर्जित भी है, प्रेरित और क्रियाशील भी है, और नियंत्रित। इसको बोलते हैं मूल तत्व। इससे बना है पूरा संसार। व्यापक में ऊर्जित, प्रेरित, क्रियाशील, नियंत्रित, ये है मूल तत्व। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस संसार के। परमाणु के बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे हैं। फिर परमाणु भी ऐसे ही है, अणु बनता है, वो भी अणु भी सारे के सारे ऊर्जित हैं, क्रियाशील हैं, नियंत्रित हैं। सभी इकाइयां इसी विधि से, क्योंकि ये मूल से ही है। इस स्थिति से बाहर आने का कोई प्रावधान नहीं, इसको अविभाज्य। हाँ, भीगे होने से ही नियंत्रण नहीं हो गया, तो ढीला होना है, मतलब उससे उसके अंदर एक दिशा आ गई। अब इकाई के अंदर दिशा आ गई, परस्परता, परस्पर इकाइयों के बीच में जो चीज चल रही है, जो इकाई के बीच में पहचानना निर्वाह हो रहा है, वो उसको हम नियंत्रण। वो मेरे को आउटर ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट बाहर है, ऑर्बिट तो बाहर की चीज है। ढीला जो है, ढीला तो बाहर से ढीला हुआ हो जाएगा। अभी आप सोचिए कोई इकाई परमाणु अंश ही, तो अंश की आसपास व्यापक है, फिर दूसरा कोई अंश है। इन दोनों का आपस में पहचानना, मान लीजिए दूर तो पास आते हैं किसी कारणवश, एक दूसरे को पहचानते हैं, फिर एक व्यवस्था में आ जाते हैं। कि जो भी सीमा है, तो आउटर ऑर्बिट में सीमा जो है, हाँ, सीमा के बाहर व्यापक है। हाँ, तो जो उसकी सीमा है, दो सीमाएं जब आगे तो वो एक इकाई उसकी सीमा, दूसरी इकाई इसकी सीमा, इसके बीच में व्यापक। ये व्यापक ही इन दोनों के बीच के संबंध का आधार है। चुंबकीय बल संपन्नता वो परस्परता में ही सिद्ध हो सकती है, जबकि हम तो उसे अस्तित्व के साथ भीगे हुए के संदर्भ में देख रहे हैं, तो उसे हम गिरे हुए के संदर्भ में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? देखिए, उसके अंदर ये संपन्नता का मतलब उसमें होने से, उसके होने के स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो इकाई जो है वो चुंबकीय बल के साथ है, उससे भरी हुई, इसको बता रहे हैं। और घिरे होने से हम क्या बता रहे हैं कि इकाई और इकाई के बीच में जो व्यापक है उसमें होने से ये नियंत्रित है। ये नियंत्रण होने का क्या प्रमाण है? वो पहचान के निर्वाह कर रहे हैं, व्यवस्थित हो रहे हैं। जब भी कोई इकाइयां परस्परता में आती हैं, किसी व्यवस्था के रूप में अपने को स्वीकार के सज जाती हैं। तो नियति से क्या संदर्भ है? नियति तो मतलब जो भी क्रम, घटनाओं का क्रम है अस्तित्व में, परंपराओं का जो क्रम है, इसको नियति क्रम है। और इसमें जब टाइम स्पेस में लिमिटेड करके देखते हैं तो उसको घटना कहते हैं। कोई भी घटना घट रही है, उसका आधार ये पूरा का पूरा जो क्रम है यही।
यानी क्रम विकास जागृति क्रम जागृति, हाँ। ठीक। अब देखिए प्रकृति के अंदर या अस्तित्व के अंदर सभी इकाइयां ऊर्जित हैं, प्रेरित हैं, क्रियाशील हैं और नियंत्रित, हर स्तर। तो सहस्थित नहीं होगा तो क्या होगा? इतने भर को हमें देखना है, जिसको देखने से हम भी ऐसे, हम भी प्रेरित हो जाते हैं, हम भी नियंत्रित हो जाते हैं। उत्सवित हो जाते हैं। हाँ जी, उत्सवित हो जाते हैं। हाँ, और उसी में हमारा उत्सवित हो। ये जो भैया हाँ, घिरे होने की वजह से ही मतलब इकाइयों की जो परस्परता है और उसके बीच में जो व्यापक है, उसको आपने घिरा होना बताया। परस्परता का मतलब ही व्यापक है। इकाई इकाई और परस्परता माने व्यापक। और व्यापक सभी इकाइयों के बीच में भी है, उनके आर पार भी है। हाँ, उस वजह से ये नियंत्रण है, हाँ, नियम भी है, हाँ, संतुलन भी बना हुआ है। हाँ। और घटनाओं के प्रति जो नियम है उसको नियति, घटनाओं के क्रम को आपने नियति बोला। हाँ, ये सभी जो अब जो कुछ घटित होना है यानी पूर्णतः प्रमाणित होने के अर्थ में होना है, तो क्रम से घटित होते 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 वहां तक पहुंचना, ये सारा नियति क्रम। नियति क्रम है। और ये तमाम प्रोसेस नित्य है और वर्तमान है। बिल्कुल। इसलिए डूबा भीगा घिरा शब्द का प्रयोग। ठीक है, क्लियर। नित्य तो समझ में आ गया, नित्य सदा सदा है, निरंतर फिर कैसे अलग है? निरंतर निरंतर भी वही सदा सदा होना है। क्रियाशीलता के साथ निरंतर शब्द अधिकतर इस्तेमाल होता है। जो बारंबार होता है ना उसको बोलते हैं निरंतर। जैसे धरती निरंतर क्रियाशील है, यानी धरती अपनी क्रिया दूरी पे बार बार घूम रही है, इसको बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको ये रास्ता दिख रहा है? पहले क्या चीज दिख रही है? इकाई दिख रही है या व्यापक दिख रहा है? व्यापक के साथ ही ये दिख रहा है ना? दिख रहा है मतलब समझ आ रहा है। सारा देखना समझने से ही। अब ये हमारे अंदर बैठ जाए तो हमेशा ये दिखता है, व्यापक के साथ ही इकाई दिखती है। ठीक है। और व्यापक का एक दूसरा नाम क्या है? ईश्वर। अंधेरे में तो नहीं दिखती है। क्या चीज? तो ये बीच से अंधेरा हो जाए उसमें तो ये नहीं दिखेगा जी, लेकिन व्यापक फिर भी पता चलेगा। व्यापक तो है, बोतल की है, लेकिन अंधेरा आ गया तो ये चीज नहीं दिख रही है। हाँ, केवल आंखों से देखेंगे तो, समझ से तो फिर भी दिखता है, समझ से नहीं दिखता है। तो आइडिया चलता है ना, वहाँ क्या चीज बड़ा दिख ही नहीं रहा है। वो आंख से देखने जाएंगे तो यही होगा। आंख को अंधेरा हो जाएगा, जैसे लाइट चले जाती है रात को आपके घर में, तो क्या आप चल के लाइट वो टॉर्च लेने के लिए चले नहीं जाते? कैसे चले जाते? आप अपनी चैतन्य शक्तियों का प्रयोग करते हैं, आपको मालूम है कौन सा सामान कहाँ पड़ा है, उससे देख के पहुंच जाते हैं। आंख से ही नहीं देखते हमेशा। तो ये जो देखना है हमारा, ये समझ का ही फंक्शन है। मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि भाई अभी साधन भैया आएंगे हमारे, उनके साथ सैर करने जरूर जाना। उनके साथ सैर करने जाओगे तो बार बार बताएंगे देखो ये वाली औषधि उग रही है, वो वाली औषधि उग रही है। हमको तो हरी घास ही दिख रही है, क्योंकि उसमें जागरूकता नहीं है हमारी। बिना जागरूकता के कुछ दिखता नहीं। ठीक है। जब जागरूकता कैसे आती है? समझने से आती है। समझना ही देखना है, इसको नहीं भूलना।
मैं जिस चीज पे ध्यान दिला रहा हूँ आपको कि जब एक बार इस बात को हमें पता चल जाता है तो व्यापक को देखने में कोई समय नहीं है, इसको आप हमेशा देख सकते हैं। इसकी प्रेजेंस के बारे में अवेयरनेस धीरे धीरे आप में स्थापित हो जाती है। इसके प्रभाव में फिर चीजों को आप अलग नजरिए से देखना समझना शुरू करते हैं। भैया जी, हाँ जी, पूर्णता मतलब क्रिया पूर्णता, पूर्णता मतलब गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। आचरण पूर्णता। हाँ। आचरण पूर्णता मतलब पदार्थ के बारे में बने रहना। आचरण पूर्णता मानव में होती है, करेंगे भी बात उसकी आगे। क्रिया पूर्णता, अपनी गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता की बात करेंगे, है ना? पदार्थ में क्रिया पूर्णता मतलब बने रहना। क्रिया पूर्णता का अर्थ है जो चैतन्य इकाई है जीवन। जीवन के अंदर 10 क्रियाएं होती हैं, ठीक है? 10 में से जीव चेतना में केवल 4.5 क्रियाएं मानव रूप में वो प्रयोग कर रहा होता है। वो अपना अध्ययन अभ्यास करके अनुभव में जब पहुंचता है तब तो उसके जीवन की 10 क्रियाएं जागृत हो जाती है। वो ज्ञान संपन्न हो जाता है, जीवन अनुभव गामी हो जाता है। ये अनुभव गामी जीवन में 10 क्रियाएं जो अब उसके अधिकार में आ गई हैं, इस स्थिति का नाम है क्रिया पूर्णता, जो कि जीने में प्रमाण के रूप में देखने को मिलता है। इसका निश्चित अर्थ है, आपने वो ऐप डाउनलोड किया हुआ है परिभाषा संहिता, है ना? उसमें देखिए क्या लिखा क्रिया पूर्णता के बारे में। यहाँ पे निश्चित अर्थों में क्रिया सुन के या पूर्णता सुन के उसका अनुमान ऐसे नहीं बनेगा, उसका निश्चित अर्थ है, उसको देख लीजिए। ऐसे आचरण सुन के, पूर्णता सुन के आचरण पूर्णता का अनुमान नहीं बनेगा। ये सबका निश्चित अर्थ है, ठीक है भैया? हाँ जी। तो आप जो अभी थर्मस देखने का बता रहे थे मुझे, थर्मस आपको एक खाली स्थली के साथ ही दिखता है ना। अभी तक इस खाली स्थली को आप नथिंग मानते थे, कुछ नहीं है। पहली चीज ये कुछ नहीं है, ये समथिंग है, ये कोई वस्तु है। और ये सब मतलब सभी वस्तुओं का आधार वस्तु है। तो इसकी पहचान होनी शुरू हो जाए, ये बोल। आपको एग्जाम्पल देके बता रहे थे कि खाली स्थान ही ईश्वर है, उससे संबंधित कुछ था, शायद बात डिस्कनेक्ट होगी। हाँ, मैं बोल रहा था कि हम इसकी बात कर रहे हैं, हमारे को ये व्यापक अब दिखना शुरू हो जाता है, इसके होने का पता चलने, दिखने का मतलब होने का पता चलने, तो यानी इसी को ईश्वर भी कहा है। तो ईश्वर के होने का पता चल गया हमें थोड़ा थोड़ा। हम जो बोल रहे हैं ईश्वर में ही बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं ईश्वर में ही सोच रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं ईश्वर में ही कर रहे हैं, जो हम व्यवहार कर रहे हैं ईश्वर में ही कर रहे हैं। तो बोलते वक्त ध्यान में रहे तो क्या लगता है, क्या प्रभाव आएगा आपको? नियंत्रण। ठीक है ना, इसलिए बता। तो बोला मूल चेष्टा। इसको बता रहे हैं प्रत्येक इकाई निरंतर क्रियाशील है। क्रिया क्या वस्तु? क्रियाशील होने से क्या आशय? अभी हमने बात की थी, क्रिया जो है वो
पूर्ण में गर्भित होने की वजह से पूर्णता क्या है, यानी इसमें उद्देश्य समाया हुआ, प्रेरित है किसी निश्चित उद्देश्य। तो ये सारा परिणाम, श्रम, गति ये प्रेरित है, इसमें कोई दिशा है पहले। तो ये जो क्रिया है, इसी क्रिया को, ये परिणाम एक प्रकार की क्रिया है, श्रम भी एक प्रकार की क्रिया और गति भी एक प्रकार की क्रिया। इसके 3 कंपोनेंट्स। तो बेल बज गई है ये हमारी, ब्रेक का टाइम हो गया, ठीक है। तो चाय के बाद फिर करते हैं।